दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें हम लोग NCERT बेस्ड पे हिंदी व्याकरण की क्लासेस देख रहे हैं। और कल हमने जो स्वर वाला पोर्शन कंप्लीट किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम उसी को आगे को बढ़ाते हुए व्यंजन वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको पक्का देखना, आपको ज़रूरी देखना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो कोई ना कोई चीज़ आपने इसमें ऐसी नहीं मिलेगी जो मिस हुई होगी आपकी। और जो मिस हुई हो सकती है वो हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में आए। ठीक है, आपने कितने सालों से व्याकरण में व्यंजन वगैरह पढ़े होंगे, हो सकता है जो मिस हो रखी वही इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। और ऐसा हो, अगर आप वीडियो न देखें तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे। दूसरी बात, जो आने वाला संडे है उसके लिए मैंने लाइव क्विज के टॉपिक जो हैं वो अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गए होंगे। जिसको पता नहीं भी है वो आप मेरे उन टॉपिकों के नाम लिख लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में फिर से एक चंद राजवंश और चंद के साथ पवार राजवंश पे हम क्या करेंगे, इस बार क्विज करेंगे। यानी उत्तराखंड के दो टॉपिक रहेंगे, एक रहेगा चंद राजवंश, दूसरा रहेगा पवार राजवंश। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी में आपको फिर से वही अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखना है, प्राकृतिक। और उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, वायुमंडल। और वायुमंडल के अलावा जो चट्टानों के प्रकार होते हैं, यानी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या कायांतरित चट्टानें, मैंने आपको पढ़ाई थी NCERT की क्लासेस में, आपको वो देखना है। ठीक है, वो किसका पोर्शन है, ज्योग्राफी का। इसके अलावा जो पॉलिटी का सेक्शन है, यानी राज व्यवस्था का, वहाँ मैंने आपको संविधान सभा और संविधान की प्रस्तावना, इन दो टॉपिकों से मैं क्विज करूंगा और वैसे ही पूछूंगा जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और अंतिम जो हिंदी है, हिंदी से आपको पत्र लेखन वाला ढंग से देखना है, जिसके अंदर सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और टिप्पणी वाला जो है, एक बार आपको उसको नज़र मारनी है उसके फॉर्मेट पे और उसकी डेफिनेशन वगैरह पे। ठीक है, ये हमारे संडे के क्विज टॉपिक रहेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का सेशन जो है हिंदी में क्या है, व्यंजन है। ठीक है, रिक्वेस्ट है इसको पूरा देखना है। और ये क्या है, NCERT के बेस्ड पे है। मैं नहीं चाहता हूँ आपका ऐसे क्वेश्चन मिस हो। ठीक, पहली चीज़ हमेशा की तरह, क्या होते हैं व्यंजन, डेफिनेशन। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया था कि वर्णमाला के हिस्से हैं, जैसे स्वर, स्वर के साथ साथ व्यंजन। ठीक, अब इनकी ये विशेषता है, जब आप इनको बोलोगे ना, जब इन वर्णों का आप बोलोगे तो जो वायु है या जो ध्वनि है जो मुंह से निकलती है, मुख के किसी न किसी अवयव से टकराएगी। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जो मुख के, जिनको उच्चारण करते समय वो मुख के किसी न किसी अवयव से टकराते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के किसी न किसी अवयव से जाकर टकराती है, वो अपने आप में क्या है, व्यंजन है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे वहाँ क्या था, स्वरूप में वायु सीधे निकल रही थी, कहीं नहीं टकरा रही थी मुंह पे। ठीक है, तो इस अवयव पे टकराने के कारण ही इसके अनेक नाम दे दिए। ठीक है, होंठों से टकराएगी, मेन रोल होंठों का था, ओष्ठ कह दिया, गले से हुआ कंठे कह दिया, तालु से हुआ जो जीभ के ऊपर होता है तालव्य कह दिया। ऐसे नाम है। और इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ण है ये किस कैटेगरी का है, तालव्य का है, ओष्ठी का है या किसका है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो तो ये मुख हो गया। ठीक, अब देखो इसका नंबर कितना हो सकता है, आखिर कितने ये हैं। ठीक है, देखो हिंदी व्याकरण में यानी देवनागरी लिपि में जो ये व्यंजन हैं उनकी संख्या मानक रूप से 33 मानी गई है। ठीक है, कितनी मानी गई, 33। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 33 व्यंजनों की संख्या होती है। जो ड और ढ होते हैं जो बीच में आए हैं, जो जिसके नीचे ऐसे बिंद लिखा होगा। ठीक है, क्या ये और ये किन से उत्पन्न हो रखे हैं, ऑलरेडी ड और ढ से उत्पन्न हो रखे हैं। ठीक है, ये इसी का हिस्सा है, ये इन्हीं से उत्पन्न माने जाते हैं। तो मानक रूप से व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछते हैं तो कितने हैं, 33 हैं। ठीक है, अब देखिए हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। क्या है, अगला हेडिंग लिख लीजिए, वर्गीकरण। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो पेनों को पकड़ेंगे। ठीक है, वर्गीकरण में दो प्रकार से इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण। ठीक, अब देखिए, एक वर्गीकरण तो क्या हो सकता है, उच्चारण स्थान, यानी जब आप उसको बोल रहे हैं उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, यानी मुख के किस भाग से हो रहा है, मुख का कौन सा अवयव ऐसा है जहाँ पे वो वर्ण पर्टिकुलर टकरा रहा है, यानी जहाँ पे उसका घर्षण हो रहा है, यानी जहाँ पे उसको रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उच्चारण के स्थान पर उसका नाम दे दिया हमने। ठीक है, नाम क्या क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, दूसरा वर्गीकरण होता है प्रयत्न कितना लग रहा है हमें उसको बोलने में। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर मैं फिर बताऊँगा, यानी
प्रयत्न, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण। पहला हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए उच्चारण के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या करेंगे, दो पेनों को पकड़ेंगे, ठीक है। और जो आपको आता है ठीक है, जिसको मैं दूसरी पेन से लिखूंगा उसी को आपने ध्यान देना है, बाकी बच्चे बच्चे को आता है। जो क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करता है वहीं पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उच्चारण के आधार पर, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, दो पेनों को पकड़ेंगे। पहला आप लिखेंगे इस साइड पे कंठ है, फिर मैं इसको एक बार आप ऐसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। दूसरा तालव्य, यानी तालु से इस पर क्या होगा, संपर्क होगा। तीसरा क्या लिखेंगे आप, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य लिखिए। चौथा आप क्या लिखेंगे, दंत्य। अब एक जो अगला आ रखा है उसको अलग पेन से लिखिए, ठीक है। उसको आप डिफरेंट पेन से लिखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी की क्लासेज हैं। क्या लिखेंगे, वत्सर्य, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पांचवा, छठा क्या लिखेंगे, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। और सातवां क्या लिखेंगे आप, दंतोष्ठ्य, ठीक है, दंतोष्ठ्य। अब हमने इसमें देखना है वन बाय वन क्या आता है, किसके अंदर क्या आता है, यही चीज़ हमने क्या करनी है, इसकी पकड़नी है। और कहाँ पे आपको डिफरेंट पेन का यूज़ करना है, पहला तो आप कहाँ पे करेंगे, इस पे जो 5वें नंबर पे लिखा है वत्सर्य, ठीक है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा। अब एनसीईआरटी का पेपर है, क्या पता क्या पूछ दे, ठीक है। आपकी किस्मत कहाँ पे वो घुमाने का आपको कोशिश करे, वो पूरी कोशिश करता है कि आपको एग्जाम हॉल में बेहोश करूँ, ठीक है। आपने अब होना नहीं है। कंठ के अंदर सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क ख ग घ ङ, ठीक है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो क से कहाँ तक चलोगे आप, सबको आते हैं, यहाँ पे दूसरी पेन यूज नहीं करोगे, सीधे सीधे लिख लो। क से क ख ग घ ङ, यहाँ तक आप दूसरी पेन यूज नहीं करोगे। अब दूसरी पेन यूज करोगे, इसको लिखेगा ह, और फोकस कहाँ करना है, इस ह पे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा एक कंठ के अंदर सम्मिलित है, ह य र व ल, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप वहाँ बेहोश ना हो जाएं, इसीलिए इसको स्टार के साथ साथ क्या करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन से राइट डाउन करना है, ठीक है। ह यहाँ पे आप लिखेंगे। तो क ख ग घ ग ङ है, ये किसका, क वर्ग का है, इसको वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। क वर्ग त वर्ग जो भी है वो आप फिर देखते रहना, फिर बता दूंगा मैं इसको। तो क से ङ तक तो ठीक हो गया, और यहाँ पे ह को आप क्या करेंगे, डिफरेंट पेन से लिखेंगे। दूसरा क्या आता है, तालव्य। इसी से आगे को बोलो, जैसे आपने क ख ग घ ङ बोला है, तो आगे बोला च छ ज झ य, ठीक है। कहाँ तक लिखोगे, च से य तक, ठीक है, च छ ज झ य। अब यहाँ पे कॉमा करके बाद डिफरेंट पेन का फिर यूज करना है। देखो ये सबको आता है, च छ ज झ य, और ये पूछता भी नहीं है। इससे आगे जो डिफरेंट पेन का यूज करना है उसको वहाँ पे आप लिखोगे। क्या क्या आता है, एक तो आता है य, दूसरा आता है तालव्य सौ जिसको बोलते हैं। अभी इसका नाम ही है तालव्य। तालव्य का मतलब होता है जो तालव्य से शुरू होता है, ठीक है, यानी तालव्य पे उसका जोर पड़ेगा, उसका अर्थ है ये। इसको आप डिफरेंट पेन से राइट डाउन करोगे, य और सौ। तो मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा इतने पोर्शन से, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ये तो सबको आता है। पहले को क को कंठ बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, पूछता जहाँ है वहाँ स्टार्ट कर दो, डिफरेंट पेन से नोट कर दो, ठीक है। ये दो। तीसरा आता है मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में क्या आएंगे, इससे आगे को भी तो बढ़ोगे, उसी को बोलते हैं मूर्धन्य। तो ट से शुरू करोगे, ठीक है, ट ठ ड ढ ल तक, ठीक है। ये ट ठ ड ढ ल तक आपने कर लिया, तो ये किसका हिस्सा है, मूर्धन्य का हिस्सा। भाई इससे आगे क्या आएगा वो कैसे पता करना है, उसी के अंदर आता है मूर्धन्य सौ, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सौ, ठीक है। मूर्धन्य सौ क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा। और आपका फोकस किसकी ओर होना चाहिए, मूर्धन्य सौ के साथ, ठीक है। इसी के साथ दो और आते हैं जिसको आप ड और ढ बोलते हैं, ठीक है, ड और ढ। बट नीचे क्या लगा होना चाहिए, इसका एक छोटी सी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बिंदु लगा होना चाहिए, तभी आपका ये क्या हो पाएगा, सही हो पा जाएगा। ये यहाँ पे ये पूरा डिफरेंट पेन से राइट डाउन करना है। एक तो आप मूर्धन्य सौ को लिखेंगे, जो पेट कटने वाला होता है, ठीक है, जिसका कटा रहता है, ये मूर्धन्य सौ हो गया। इसके साथ आपको दो और लिखना है, लेकिन नीचे क्या होनी चाहिए, बिंदी होनी चाहिए। यानी ये डॉट जो लगा रखा है, ये अगर पूछता है किसके अंदर आता है, तब जाके आप क्या कहोगे, मूर्धन्य। और इसी को, इस पोर्शन को आप, ये तीनों को आपने डिफरेंट पेन से क्या करना है, लिखना है, और इस पे स्टार लगाना है, ठीक है, तीनों पे। आपको देखो ये सबको आएगा इधर तक का। फोकस कितना करना है, इतने का। अब देखो पहले एक ह का फोकस करना है, एक य का और तालव्य सौ का, और तीसरा मूर्धन्य सौ का और ढ का और इस ढ का, ठीक है, ड और ढ का, इनका फोकस करना है।
अगला आता है दंत, यानी ये कहीं ना कहीं दांतों पे घर्षण करेगा। जब आप इसको बोलोगे, जैसे यहाँ क्या था, तालव्य पे जोर पड़ रहा होगा, यहाँ गले पे पड़ रहा होगा, यहाँ मूर्धन्य पे पड़ रहा होगा, यहाँ दांतों पे पड़ रहा होगा, तो दंत इसी के अंदर आएगा। अब दंत में उसी से आगे त थ द ध, ठीक है, 9 में रुक जाना। अभी दंत में देखो त थ द और ध, ठीक। उम्मीद करता हूँ इससे ऊपर का आपने लिख लिया होगा, तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा मैंने मिटा दिया। अब यहाँ से देखिए दंत शुरू हो गया, यानी दंत का मतलब त थ द ध, 9 नहीं लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है एनसीईआरटी के आधार पे पेपर बने, एनसीईआरटी वाले ने 9 यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। उसने 9 को कहीं और डाल रखा है, तो आपने उसको स्टार करना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आता है दंत, तब तो आप 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, लेकिन एक स्टार कर देना, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई विशेषता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ नहीं दिखा रखा है। त थ द और ध, ये किसके पोर्शन है, आपके दंत के हैं, ठीक है। अगला देखो क्या आएगा, वत्सर्य, ठीक है। वत्सर्य का मतलब होता है आपका जो घर्षण लग रहा है, आप जब उसको बोल रहे हो वो दंतमूल में लग रहा है, ठीक है, दांतों के मूल में, इसको दंतमूल भी बोलते हैं, ठीक है। वत्सर्य के ब्रैकेट में आप दंतमूल लिख लीजिए, दंतमूल, ठीक है। अब इस वत्सर्य में क्या आता है, दंतमूल में क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर 9 आएगा। इसी के अंदर उसने क्या दिखा रखा है, 9 दिखा रखा है। तो ये पेपर का थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड बन गया। तो देखो है तो सही, ये भी दंत्य है, ये भी दंत्य ही है एक प्रकार का, लेकिन पर्टिकुलर स्पेशल नाम इसका वत्सर्य दे रखा है, यानी दंतमूल दे रखा है। तो आपसे हो सकता है ये पूछे कि वत्सर्य के अंदर कौन आता है, तो यहाँ पे 9 रखना है आपको, इसको भी डिफरेंट पेन से लिखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में अगर वत्सर्य या दंतमूल नहीं आता तब तो दंत्य ही के अंदर आप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखना आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा आता है, ठीक है। तो दंतमूल के अंदर आप क्या लिखा, जो वत्सर्य बता रखे हैं उसके अंदर क्या लिखेंगे, आप 9 लिखेंगे। इससे आगे देखिए एक 100 आएगा, कौन सा वाला, सुंदर वाला, ठीक है। एक तो ये वाला आएगा। इसके अलावा क्या आता है, इसके अंदर एक जौ आता है, एक रॉ आता है, एक लॉ आता है, ठीक है। जौ, रॉ और लॉ, लेकिन जौ के क्या होगा, यहाँ पे एक चिन्ह होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे जौ के यहाँ पे एक चिन्ह होगा, इधर ये छोटा सा बिंदु, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नुक्ता। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे फारसी वगैरह जैसे जो वर्ण वगैरह आए हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी लगभग सेम था, तो हमने उसको डिफरेंट करने के लिए क्या कर दिया है, नुक्ता चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो एक तो 9 लिख लीजिए इसमें वत्सर्य के अंदर, फिर ये सुंदर वाला 100, फिर ज के नीचे बिंदु, रॉ और लॉ, ठीक है। ये किसके अंदर होगी, वत्सर्य। अब तो ओष्ठ, ओष्ठ तो सभी को पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो। ओष्ठ मतलब दोनों होठों से, यानी गोल हो रहे हैं होठ, या दोनों होठों पे उसका क्या पड़ रहा है, जोर। प फ ब भ म, प फ ब भ म, ठीक है। यानी प फ ब भ म ये किसके अंदर आएंगे, ओष्ठ के अंदर आएंगे, ठीक है। इसकी सबको आता है प फ ब भ म। आपने यहाँ डिफरेंट पेन का यूज करना है, ठीक है। एक तो 9, एक सुंदर वाला 100, फिर जौ के नीचे हल्का सा बिंद, फिर रॉ और लॉ, ये याद रखना है, ठीक है, वत्सर्य वाला। और ऑप्शन में अगर वत्सर्य दंतमूल नहीं आता तो 9 किसी के अंदर आ जाएगा, दंत के अंदर। और लास्ट बचता है आपका दंत्योष्ठ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, दंतोष्ठ। दंत्योष्ठ का मतलब है आपका जो मतलब जो निचले होंठ हैं और ऊपर के जो क्या है, दांत हैं, निचले होंठ ऊपर के दांत, यहाँ से आपका क्या लगेगा, दंतोष्ठ में घर्षण लगेगा। और दंत्योष्ठ का जो एग्जाम्पल होता है, एक तो व होता है, एक फ होता है, ठीक है। एक आप लिखेंगे व, और व के साथ फ लिखेंगे, इसको भी हाईलाइट करेंगे। फ के नीचे क्या होना चाहिए, नुक्ता चिन्ह होना चाहिए, इधर ही छोटा सा बिंदु दिखा दिया, नुक्ता चिन्ह, ठीक है। यानी ये क्या हो गए, दंतोष्ठी हो गए, व और फ, ठीक। अब इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसको भी डिफरेंट पेन से लिखेंगे, व को, फ को। अब देखिए इसमें क्या समझना है, क वर्ग क से ङ तक सबको आता है, जो अलग है ह उसको लिखना है। उसके बाद जो क वर्ग के बाद अगला था आपका तालव्य वगैरह वाला, उसमें आपको उससे आगे की सीरीज याद रखनी है, लेकिन जो उसमें डिफरेंट आते हैं, तालव्य वाला 100 याद रखना है, और उसके अलावा य याद रखना है, ठीक है, अलग पेन से। मूर्धन्य मैंने आपको बता दिया, ओष्ठी वगैरह सब बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। जहाँ डिफरेंट पेन करो कहा, उसी चीज़ को रोज प्रैक्टिस करनी, बाकी सबको आता है, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसके बाद आगे को देखिए, देखिए दूसरा आता है प्रयत्न के आधार पे, ठीक है।
प्रयत्न के आधार पे। यानी प्रयत्न के आधार पर ये मतलब जिन ध्वनियों का आप उच्चारण करेंगे उसको बोलने में कितना यत्न लग रहा है, कितना जोर पड़ रहा है, कितना प्रयास कर रहे हैं, उसके आधार पे भी इसका 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछता है जो व्यंजन होते हैं उसको प्रयत्न के आधार पे कितने कैटेगरी में वर्णन किया गया है, आपका 3 कैटेगरी में वर्णित किया गया है। ठीक है, जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया, आपसे रिक्वेस्ट है 2 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जो बिंदी बताई मैंने, ये नुक्ता चिन्ह, ये कहाँ पे हैं इनको ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाया जाता है। अब देखो प्रयत्न के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं बता रहा हूँ मैं, 3 प्रकार के। ठीक है, अब प्रयत्न मतलब ध्वनियों के उच्चारण करने में कितना यत्न लग रहा है। ठीक, पहला जो होता है उसके आधार पे, प्रयत्न के आधार पे आप लिखोगे श्वास की मात्रा, यानी कितने आपने सांस कितनी आ रही है, वायु कितनी आ रही बाहर। ठीक है, उसको बोलने में इस श्वास की मात्रा के आधार पे ये 2 कैटेगरी के होते हैं। एक को बोला जाता है अल्प प्राण, दूसरे को बोला जाता है महाप्राण। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ अल्प प्राण, अल्प पहले ऐसे ही लिखना जैसे बता रहा हूँ, अल्प प्राण यहाँ महाप्राण। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अल्प प्राण, यहाँ लिखेंगे महाप्राण। और किसकी मात्रा, श्वास की मात्रा। तो जब आपकी वायु जो है कम आएगी, कम सांस की मात्रा आएगी, उसको अल्प प्राण बोलेंगे। जब वायु ज़्यादा आएगी, ज़्यादा मात्रा में उस वर्ण को बोलने में, अगर आपका वायु ज़्यादा आ रही मुँह से, तो उसको बोलेंगे महाप्राण। और क्वेश्चन यही पूछता है कौन सा एक अल्प प्राण व्यंजन है, कौन सा एक महाप्राण व्यंजन है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। आपको क्या करना है, अल्प प्राण एक साथ लिख देना, महाप्राण एक साथ लिख देना। और कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग बताया, हर किसी में 5-5 होते हैं। ठीक है, जैसे क ख ग घ ङ, मेन तो यही है स्टैंडर्ड, च छ ज झ य, ये स्टैंडर्ड है ना 5-5 का। तो अल्प प्राण में कौन सम्मिलित होते हैं वो देखना, प्रत्येक वर्ग के, ऐसे ही लिख लो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, यानी प्रत्येक वर्ग, यानी वर्ग का मतलब जैसे मैंने क वर्ग बताया, आप लिख लेना क ख ग घ ङ। दूसरा च वर्ग, ट ठ ड ढ ण, जो भी है वो, ठीक है, च छ ज झ य, जो भी लिखते ट ठ ड ढ ण, वो जो वर्ग है उसका पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा। अब आप कहोगे सर याद कैसे करें, आपको क्या करना है, अल्प प्राण एक लिखो, दूसरा इस भाई को दे दो नाम, एक बराबर हो गया, तीसरा इस भाई को नाम दे दो, चौथा इस भाई को नाम दे दो, 4 हो गए, 5वां इसको दे दो। 5 ही तो होते हैं। और मतलब जैसे क ख ग घ ङ, क वर्ग, च छ ज झ य, च वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग, ऐसे ही प वर्ग, म, जो भी आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ण का जो बाकी बचे, अब ऐसे ही लिख लो, इसको डेफिनेशन क्या याद रखनी है आपने, आप एक जगह अल्प प्राण महाप्राण लिख देना, एक एक करके गिनती बांट देना, एक इसको दिया, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा उसको, 5वां इसको। ठीक है, ऐसे ही आपका समझ आ जाएगा। इसमें भी दूसरी पेन का यूज करोगे। अब जो है अल्प प्राण में आपको दूसरी पेन का यूज करना है। अल्प प्राण में जैसे ही दूसरी पेन का यूज करोगे, एक तो लिखोगे ड, य, र, ल और व। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसको दूसरी पेन से यूज करना। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, अल्प प्राण के। पहला, तीसरा, 5वां तो सबको पता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वहां दूसरा, चौथा आता है प्रत्येक वर्ण का, वर्ग का। ठीक है, अब देखो जो दूसरा आएगा, एक तो ड के नीचे बिंदु है, य, र, ल, व। और आपको पता है य, र, ल, व को क्या कहते हैं, आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, य, र, ल, व आएगा, यहां मत लगा देना बिंदी अभी। ठीक है, ये आएंगे, देखो ड, य, र, ल, व, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। ये तो नॉर्मल पेन से लिखो, ध्यान इसमें देना है, रोज इसको पढ़ना है। ड के नीचे य, र, ड के नीचे य, र, ल, व लिख देना है। ये सब के सब क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग जो है, उसका दूसरा और चौथा तो आएगा ही आएगा। दूसरे चौथे के अलावा क्या आता है, जो 100 वाले होते हैं उनकी सारी सीरीज, यानी 100 वाले सारे भाई। ठीक है, ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये तो तीनों आपको पता ही है। इसके अलावा जो आता है वो एक हौ भाई साहब आते हैं, एक हौ। बाकी देखो अभी इस हौ तक को आपको नोट करना ही करना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एनसीईआरटी अगर बेस्ड पेपर बनेगा तो 3 नाम और लिख लीजिए, एक नौ लिखिए, मौ लिख लीजिए, लौ। इनको बोलने में भी क्या लगता है, ज्यादा वायु आती है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसको ब्रैकेट में लिखिए, ध्यान रखना दूसरी पेन से लिखना है। पेपर में पूछता है 9 किसका है, तो आप महाप्राण की ओर जाना, एनसीईआरटी के पेपर के हिसाब से बनता है। मौ और लौ को, अब आप कहोगे 9 को ऐसे बोला जाता है नह, लौ को बोला जाता है लह,
लो, और ये मौ को बोला जाता है मह। ये इस प्रकार से, यानी कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा क्या निकल रही है, वायु निकल रही है। तो महाप्राण में आपको क्या रखना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तो सबको पता है, उसके अलावा तीन के तीन आप क्या लिखेंगे, स लिखेंगे। उसके साथ साथ ह के साथ नौ, मौ और लौ। नौ और मौ और लौ को भी किसके अंदर रखा गया है, महाप्राण के अंदर। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो क्या होगा, श्वास की मात्रा के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अगला देखिए स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे। दूसरे आपका क्या आता है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको, दूसरा आता है स्वर तंत्री के आधार पे। ठीक है, नहीं स्वर तंत्र में कंपन कितना होता है अभी बताता हूँ। स्वर तंत्री कंपन के आधार पे। ठीक है, कंपन। अब देखिए स्वर तंत्री कंपन के आधार पे का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा गला होता है, इसमें दो प्रकार की झिल्लियां होती हैं। ठीक है, उसमें कंपन हो रहा है किसी वर्ण को बोलने में, व्यंजन को, या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग दो प्रकार से बोला गया है। हो रहा है कंपन तो उसको बोला, जैसे नहीं हो रहा है कंपन तो उसको बोला जाता है अघोष, अगर कंपन हो रहा है तो उसको बोला जाता है सघोष। ठीक है, यानी स्वर तंत्री में अगर कंपन नहीं हो रहा है, नहीं नेगेटिव भी है, देखिए अघोष, आप प्रैक्टिस करते रहे ना इसकी बोलने की। अब यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है इतना बताना है। ठीक है, अघोष, दूसरे को लिख दो आप सघोष। इसके प्रकार के दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछते हैं व्यंजनों को स्वरतंत्री कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, आप क्या कहोगे, दो भागों में। और जो श्वास की मात्रा के अकॉर्डिंग बांटा गया था वो भी दो भागों में। ठीक है, अब अघोष का मतलब आप जब इनको बोलोगे इन वर्णों को तो गले में कंपन नहीं होगी। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, यहां लिख दो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। बाकी जो बचे पांच ही तो होते हैं, 3 4 5, ये तो नॉर्मल पेन से लिखना है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग में क्या आएगा, क और ख आएगा, क और ख क्या होंगे, अघोष होंगे। बाकी क्या होंगे, सबके सब सघोष। अगर आपसे पूछता है पेपर में कौन अघोष है कौन सघोष है, तो आप यहाँ क्या होगे, जैसे पहले वर्ग में क और ख अघोष हो गए, यहाँ बाकी क्या होगे, ग घ नो। ठीक है, ये क्या होगी, सघोष होगी। वैसे ही जो अभी पहले बताया था अल्प प्राण में क्या होता था, पहला तीसरा पांचवा और दूसरा चौथा। पहला तीसरा है तो पहला क, तीसरा ग, फिर लास्ट में ङ, इस टाइप से। ठीक है, वो आप खुद कैटेगरी लिखना। आपको क्या करना है, अल्प प्राण महाप्राण की सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, और अघोष और सघोष की भी डेफिनेशन याद रखनी है। वो क ख ग घ तो खुद ही दिमाग में रहता है, वो सभी की रहता है, बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो अघोष में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आएगा, बाकी जो तीसरा चौथा पांचवा आएगा वो सघोष आएगा। ये तो नॉर्मल पेन से लिखना है। जो एक्स्ट्रा पेन से लिखना है, जो हाईलाइट करके लिखना है, वो आप लिख लीजिए। उसके एक फ आएगा और तीनों प्रकार के स आएंगे। ठीक है, फ और तीनों प्रकार के स। ठीक है, स ठीक है। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन फ में आप क्या करना, गलती मत करना, फ को बाकी हाईलाइट कर देना। छोटी सी यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदे लगाएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, नुक्ता चिन्ह लगा रखा है आपने। मैंने नुक्ता चिन्ह क्या होता है बताया था, हिंदी की पुरानी वीडियो देखना। फ और तीन प्रकार के स। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, बाकी फ के साथ तीन प्रकार के आएंगे स आएंगे। ठीक है, फ में यहाँ पे बिंदी होने चाहिए। ये तो क्या हो गए, अघोष हो गए। साथ ही साथ दूसरा क्या आता है, सघोष। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा में बता चुका हूँ। इसके अलावा य र ल व। ठीक है, य र ल व, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा भी तो कुछ आएगा, एक दो चीज़ें आती है इसमें, एक ह आता है, एक ढ आता है, एक ढ आता है, एक ज आता है। ठीक है, बाकी लिख लीजिए, एक ह, यहाँ पे लिख लीजिए ह, एक आता है ढ, एक ढ और ज। ठीक है, ज के नीचे देखना, यहाँ पे बिंदी लगानी है आपको। यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम कर लीजिए, सघोष में आप यहाँ लिख लीजिए। देखो सघोष वाले इधर लिख दिए मैंने। ठीक है, क्या क्या लिख दिया मैंने, य र ल व। इसके साथ साथ देखिए ह के बाद ड के नीचे बिंदी ढ और लास्ट से ज। ज में आपको क्या करना है, यहाँ पे बिंदी लगानी है। जैसे वहाँ फ में लगाया था इससे पहले आपने सघोष अघोष में, यहाँ पे ज में क्या लगाना है आपने, बिंदी लगानी है। ठीक है, तो ये क्या होगी, सघोष होगी। ठीक है, यानी आपको मैंने स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे अघोष सघोष बता दिया, और वहाँ क्या बता दिया, अल्प प्राण महाप्राण। अगला देखिए कैटेगरी आपके आती है वो देखिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अवयव हैं या मतलब जो वर्ण हैं, क्या वो जीभ में या मुख के किसी अवयव के साथ
टकरा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर सुनना, जो वर्ण हैं वो जीभ या मुख के किसी अवयव के साथ टकरा हो रहे होंगे, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं स्पर्श होगा, उसके अकॉर्डिंग एक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब खुद ही बताइए, स्पर्श हो रहा होगा कहीं ना कहीं, यानी इन व्यंजनों का स्पर्श जीभ तथा मुख के अलग अलग अंगों मतलब भागों से होते हुए ये बाहर निकलते हैं। कोई गले से निकलेगा, कोई तालव्य से, कोई भी निकलते रहेगा, ठीक है, दांतों से, यानी कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं। अब ये तो सभी होंगे स्पर्श कर रहे हैं, तो भाई सभी स्पर्श करेंगे ना। अब वो जिसके है, अगर वो व्यंजन का हिस्सा है, स्वर तो कहीं नहीं करते हैं स्पर्श, व्यंजन है तो स्पर्श करके आ रहे हैं, यानी अपने आप में सारे के सारे क्या होंगे? वो मुख्यतः स्पर्श व्यंजन होंगे। और इसी स्पर्श व्यंजन के अकॉर्डिंग ही हम उसको किस कैटेगरी में मानते हैं? अलग है। जैसे जैसे पहला क्या आता है? क वर्ग, फिर दूसरा आता है चौ वर्ग, फिर आता है टौ वर्ग, फिर तौ वर्ग और पौ वर्ग, ठीक है। यानी क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। अब हर किसी में कितने होते हैं? 5। आप पढ़ते रहना इसको, ठीक है। इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5। ये कैसे? क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। यानी ये स्पर्श कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीभ या मुख के किसी अन्य अवयव, आप तालव्य में करें, कंठ में करें, दांतों में करें, ओष्ठ पे करें, तो इसके आधार पर भी ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में रखा गया है, ठीक है। ये तो सबको आता ही आता है, ठीक, ये आप कर लेंगे ये वाला। अगला देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि ये इसके आधार पे होता है, इसके बाद आते हैं एक संघर्षी, ठीक है। क्या आता है? एक संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं इसको ऊष्मी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये संघर्ष करते हुए बाहर आ रहे हैं। अब संघर्ष कर रहे हैं तो घर्षण करते हुए बाहर आएंगे, रगड़ते हुए बाहर आएंगे, एक प्रकार की ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। तो जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये पेपर में आपका क्वेश्चन पूछता है और आपको ये आना चाहिए, तीनों प्रकार के स और ह होगा इसका, ठीक है। क्या क्या? स और ह, ठीक है। ये तो है ही है, ये तो आपको आना ही चाहिए आपको, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और आती है, लेकिन वो नॉर्मली उसमें क्या होगा? कोई ना कोई साइन दिखाएगा, जैसे कि अपने आप में एक फ के साथ क्या होगा? ये वाला साइन। ज के साथ भी क्या होगा? एक छोटा सा यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी ख और ग को भी दिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखना डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ बिंदी होनी चाहिए, ठीक है। ख और ग, ठीक है, इसको भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं, कहीं ना कहीं क्या है? संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन के एग्जाम्पल है। आपका पेपर में एक पूछता है कौन सा एक संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन है, ये तो आते ही आते हैं, इनको नोट कर लेना। आप ये जो पीछे की दूसरे पेन से यूज करेंगे, ये नोट कर लेना, ठीक है। फ के नीचे यहाँ नुक्ता लगा देना, ज के भी, ख के भी और ग के भी, ये तो होता ही। ये तो क्या था? संघर्षी। और अगला क्या आता है? स्पर्श संघर्षी। और संघर्षी में क्या होता था? संघर्षी की डेफिनेशन क्या है? वो जो रगड़ खा के आ रहे हैं, यानी ऊष्मा निकल रही है, और कहीं इसके बाद जो आता है वो क्या आता है? स्पर्श संघर्षी, ठीक है। यानी स्पर्श संघर्षी नाम से ही लग रहा है, यानी अपने आप में स्पर्श भी करेगा वो किसी न किसी मुख्य अवयव को, साथ ही साथ वो क्या करेगा? वहाँ संघर्ष यानी रगड़न भी खाएगा, ठीक है। तो जो स्पर्श संघर्षी हैं वो भी अगली पेन से लिख लीजिए, च छ ज झ और य, ठीक है। च छ ज झ य, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है? स्पर्श संघर्षी के अंदर लिखना है, और इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी में क्या आता है? च छ ज झ य। इससे आगे फिर देखिए, ये क्या होता है? अंतःस्थ। इसको भी बहुत ज़्यादा आप क्या कर देंगे? इंपॉर्टेंट कर देंगे, और ये भी आपका पेपर में आता है, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसे आपके व्यंजन होते हैं या ऐसे वर्ण होते हैं, न पूर्ण रूप से स्वर हैं ये भी, न पूर्ण रूप से व्यंजन है, ठीक है। इनमें जो वायु होती है, जब ये बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, सीधे बोले जा सकते हैं। यानी इनको जो अंतःस्थ को है, ये पूर्ण तरफ से स्वर और व्यंजन नहीं रखा गया, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है य, र, ल और वो, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, य, र, ल और वो, इसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थ बोले जाते हैं, और स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी है, ठीक है। न पूर्ण रूप से स्वर, न पूर्ण रूप से व्यंजन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको बोलने में वायु क्या है? बहुत ज़्यादा कम मुख से आती है। इसके बाद हम आगे को देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अंतःस्थ मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर एक दूसरी पेन की यूज कीजिए, य, र, ल,
हुआ, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया अंतःस्थ व्यंजन। अब इसमें होता क्या है, कुछ विद्वान इसको फिर कैटेगराइज करते हैं। उसमें आपसे क्या भरोसा आपका इस बार यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है। वो क्या करते हैं, य और लॉ रॉ को कुछ नाम देते हैं, मतलब इनको कुछ नाम देते हैं, लॉ वॉ इस टाइप से कुछ नाम देते हैं। अब वो क्या करते हैं, देखें, लॉ को वो बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। इस लॉ को है, लॉ के नीचे आप लिखिए पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन किसको आप किसके नीचे आप लिखेंगे, लॉ के नीचे, और रॉ के नीचे लिखेंगे प्रकंपित, प्रकंपित, ठीक है। ऐसे ही लिख दीजिए इसको। देखो है तो अंतःस्थ व्यंजन, क्या पता कभी आपसे पूछ देगा कौन सा अंतःस्थ व्यंजन कुछ विद्वानों के द्वारा पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, लॉ, ठीक है। अब ये क्यों बोला जाता है, जब बोलते हैं वो कहते हैं कि मुंह के इस साइड से बाएं साइड से, उससे कोई मतलब नहीं, आपको एग्जाम निकालना है। दूसरा एक प्रकंपित, ठीक है। रॉ और लॉ को आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। बाकी वो ये कहते हैं कि य और वो ही ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं न व्यंजन है, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं, आपको ये भी क्या करना है, नोट करना है, ठीक। अब देखिए लास्ट के एक आध फैक्टर इंपॉर्टेंट जो हैं, फिर हमारा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये भी मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर इन चैप्टरों से बनने ही बनने हैं। स्वर और व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर रहते हैं। अगला आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये देखिए, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत इजी से समझ जाएगा। एक तो डेफिनेशन पूछ सकता है, और कौन सा, एक उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण। उत्क्षिप्त के अंदर पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, ट वाली सीरीज, ठीक है। ट ठ ड ढ और ये ट ठ ड ढ अण, ठीक है। यानी ट ठ ड ढ ये अपने आप के किसके अंदर आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन के अंदर आते हैं। और इसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है, इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जब आप इनको बोलोगे ना, तो जो हमारी टंग होती है वो तुरंत क्या कहते हैं, दांतों से टकरा के तुरंत ये बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि एक हिसाब से इस प्रकार से जो जीभ का आगे का भाग होता है वो मूर्धा को स्पर्श करते ही वापस आ जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, जीभ का अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत वापस, स्पर्श करके तुरंत वापस या झटके से वापस आ जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही बोलोगे तुरंत वापस आ जाएगा। इनको ट्राई करो, ट ठ ड ढ ण, ठीक है, तुरंत टकरा के वापस आ जा रहा है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन। आपको उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। यानी ट सीरीज, यानी ट वाला जो वर्ग है उसको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक आध और आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ड और ढ। ये बिंदे वाले भी अगर आपको याद रखने हैं, ये भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ड के नीचे और ढ के नीचे, ठीक है। ये बिंदे टाइप का अगर उसने लगा रखा होगा, ये भी आपका उत्क्षिप्त व्यंजन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ट ठ ड ढ ण, उसके बाद ये ड के नीचे और ढ के नीचे आपको एक छोटी सी बिंदी रखनी है, ये भी उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 टर्मोलॉजी बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है। एक तो बताऊंगा व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ, ठीक है। ये क्या होते हैं, व्यंजन गुच्छ किसको कहते हैं। देखिए अगर आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक पूरा शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा किस शब्द में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग किया गया है। बेहोश मत होना, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कर देना। व्यंजन गुच्छ क्या होता है, कभी कभी व्यंजनों को एक गुच्छे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ किसी वर्ड में बैक टू बैक आ जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, व्यंजन गुच्छ बोला जाता है। जैसे स्नान, एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा मैंने, स्नान, ठीक है। ये अपने आप में एक व्यंजन गुच्छ। अब व्यंजन गुच्छ कैसे हुआ स्नान, इसमें जो ये है, ये इसी के साथ तुरंत बोला जा रहा है, ठीक है। ये आप इसी को एक साथ बोल दोगे। ये जो आगे का है, ये इस टाइप के वर्ड हैं, ये आप तुरंत आगे बोल दोगे। मतलब ये दोनों को एक मिला के बोलते हो, तो गुच्छ के रूप में आप इसको बोलो, स्नान। ये देखो अलग नहीं होता, वो पूरा एक टाइप का लगता है, तो व्यंजन गुच्छ होता है। अब आप सोचोगे सर हम कैसे, मतलब ये वर्ड रट के जाएं, क्या करना है, रटना नहीं है। 2 प्रकार के होते हैं, उसी 2 प्रकार से आपका एग्जाम्पल आता है। इनके प्रकार देखो, ठीक है, 2 प्रकार से ऐसे लिखना है व्यंजन गुच्छ। ये 2 कैटेगरी में होते हैं, शब्द आप खुद समझ जाओगे इसको कैसे बना जाते हैं, ठीक है। पहला व्यंजन गुच्छ क्या होगा, कोई व्यंजन आएगा, उसके साथ य र ल वो आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई भी व्यंजन आ सकते हैं, कोई भी व्यंजन। इस व्यंजन के साथ क्या लगा होगा, या तो य लिखा होगा, या र लगा होगा, या ल होगा, या वो होगा, ठीक है। यानी कोई व्यंजन, उसके साथ य र ल वो अगर आया होगा, तो अपने आप में व्यंजन गुच्छ के रूप में हिंदी ग्रामर में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लेश, एक शब्द लिखता हूँ, क्या लिख दिया, क्लेश लिख दिया, ठीक है। अब देखिए व्यंजन क्या आया,
क आया, ठीक है। उसके साथ क्या आ गया, कोई भी योर और लॉ से लॉ आया, तो अपने आप में क्या एक व्यंजन गुच्छ है। आपको क्या करना है, व्यंजन प्लस योर और लॉ वो, व्यंजन और योर और लॉ आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे अपने आप में व्यंजन गुच्छ के रूप में। जैसे कंवारा, ठीक है, कुंवारा या कंवारा जो भी लिखते हो, ठीक है, इस टाइप से। जैसे क्यारी, क्यारी, ठीक है, क्यारी सुनी होगी, क कोई भी व्यंजन, यो आ गया, देखो ये साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको व्यंजन गुच्छ बोलते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरे प्रकार का क्या होगा, ये जो सौ ये वाला होता है, इसके साथ यो रो लो वो के अलावा, क्या बोला मैंने, सौ प्लस यो कॉमा रो लॉ और वो के अलावा, ठीक है, ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये किसके कहाँ आगे, पहले आ गए हैं। ऐसे इसको लिखो, इस सौ के साथ यो रो लॉ वो के अलावा, इस सौ के बाद ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि यो रो लॉ वो किसके साथ आगे, कोई भी व्यंजन उसके साथ यो रो लॉ वो आएगा। तो अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे ये पूछ दिया क्लेश, और ऐसे ऑप्शन दिए होंगे कुछ और, बोलेगा इसमें किस में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग किया गया है। आप वहाँ बेहोश मत होना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्लेश में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग किया गया, इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी, इसी को बोलते हैं यूके ट्रिपल, इसी को बोलते हैं सिलेक्शन पाना, जो ये करता है, ठीक है। और कुंवारा यानी आपको कोई व्यंजन उसके साथ योर और लॉ वो, कुछ भी कितने वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा, स के साथ योर और लॉ वो लगाओगे के अलावा, ठीक है, स आएगा उसके अलावा कोई भी आएगा। अब आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल कैसे समझें, इसका एग्जाम्पल जैसे स्फूर्ति लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल स्तंभ लिख लीजिए, जैसे ये स्तंभ। अब देखो स आया, स के बाद त आया, योर और लॉ वो तो नहीं है ना, योर और लॉ वाला यहाँ आ गया, ठीक है, तो स्तंभ हो गया। जैसे स्फूर्ति लिख लीजिए, स्फूर्ति, देखिए स आया, स के साथ योर और लॉ वो तो नहीं है ना, फ है, यानी कोई और के अलावा, योर और लॉ के अलावा कोई भी आएगा तो आपसे पूछेगा। देखिए ये जो स्तंभ है या स्फूर्ति है, ये सब के सब क्या हैं, व्यंजन गुच्छ के रूप में प्रयोग किए गए हैं। दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो किसके साथ, व्यंजन के साथ योर और लॉ वो, और एक स के साथ योर और लॉ वो के अलावा। ऐसे जो शब्द होते हैं व्यंजन गुच्छ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और आज का लास्ट जो है द्वितीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन जो भी कहता है आपसे, ठीक है, या द्वित्व व्यंजन कहेगा या द्वित्व कहेगा, ऐसे भी लिखा होगा द्वित्व, ठीक है, जैसे भी लिखा होगा आपका, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए द्वित्व या द्वित्व व्यंजन। यानी अब इसका अर्थ क्या आता है, द्वित्व का द्वित्व जो भी लिखा होगा, इसका ये मतलब होता है द्वित्व व्यंजन का कोई दो व्यंजन होंगे, दो व्यंजनों को साथ प्रयोग कर रखा होगा, ठीक है। यानी आपको पूछेगा किस व्यंजन में या किस शब्द में द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, उसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है द्वित्व व्यंजन, ठीक, जैसा भी है। अब देखिए दिल्ली, देखो ये लॉ फिर पूरा लॉ, दो द्वित्व व्यंजन दोनों को साथ प्रयोग कर दिया। बिल्ली, ये हो गया ना। जैसे धक्का, ये देखो द्वित्व व्यंजन, इसमें प्रयोग हो रखा है, का फिर हो, वही साथ मतलब प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। इसका मुक्का, बच्चा, ये सभी। अब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया, निम्नलिखित में से किस में एक द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया है, ऑप्शन दे देगा मुकेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है। अब मुकेश की जगह सारे नाम लिखे तो यहाँ भी क्या करते, गुजरात कर लीजिए। अब वहाँ अच्छे खासे बेहोश हो जाएंगे, इसलिए कहता हूँ रट्टा नहीं मानना है। ये इसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। और लास्ट जो चीज़ है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। जो स्वर वाला चैप्टर है उसी में मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बना रखे हैं, और संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं वो भी पता है आपको, ठीक है। क्या क्या होता है संयुक्त व्यंजन, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। श, त्र, ज्ञ और लास्ट में श, ठीक है। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना है, ये संयुक्त व्यंजन किससे, ये किससे, ये किससे। आपने नहीं देखा है मेरा स्वर वाला वीडियो देख के जाइए, नहीं आता है किताब से पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप लोगों को मेरा पहला वीडियो देखना चाहिए। हिंदी का एक बहुत बढ़िया और बहुत लेंथी चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपके 3 नंबर आने तय हैं। ढंग से तैयार करना, यहाँ फंसना मत, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।